हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आपके 11th की बायोलॉजी के एक ऐसे चैप्टर की जो कि आपके नीट के एंट्रेंस एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी है कि भाई साहब ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट तो 7 क्वेश्चन पूछते हैं, पर इनडायरेक्ट वे में 3 से 4 क्वेश्चन और आ जाते हैं। एवरेज इसके मार्क्स अगर हम बात करें तो आपको 40 नंबर दे के जाएगा ये, ठीक है ना। अगर 10 क्वेश्चन एवरेज मान के चलोगे तो 40 नंबर आपको दे के जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को मिस मत कीजिएगा, कोई भी लेक्चर आप लोग मिस मत कीजिएगा। जितना भी चैप्टर मतलब इस चैप्टर में जितना भी लेक्चर बनेगा आप लोग प्रॉपरली सारे लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। मैंने आपको 2 लेक्चर दे दिया है, आप लोग उन दोनों लेक्चर को देखिए। भाई बेसिक चीजें जो थी और भी चीजें, जैसे मैंने माइटोसिस की बात किया है सेकेंड लेक्चर में, आप लोग जरूर देखे होंगे, जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है, इतने अच्छे से आपको समझाया, सारा कॉन्सेप्ट बताया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। माइटोसिस को हम लोगों ने पढ़ा था, माइटोसिस में हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस को पढ़ा था, यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। बोले तो साइटोकाइनेसिस की हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसके आगे हम लोग मियोसिस पे मूव कर जाएंगे, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन पे हम लोग मूव कर जाएंगे, ठीक है। अभी माइटोसिस के ही हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस की पिछले लेक्चर में बात की थी, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो एक बात बताइए, इसके बाद क्या हम बात करें साइटोकाइनेसिस की? ये तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, कल की क्लास में डन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं माइटोसिस के ही साइटोकाइनेसिस की, बोले तो साइटोप्लाज्म डिवीजन की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म डिवीजन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे? साइटोप्लाज्म डिवीजन की हम लोग बात करेंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, जब हम साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं तो साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है और एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है। जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं कि उसमें किस तरह से सेल साइटोकाइनेसिस होता है, बोले तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, किस तरह से होता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एनिमल सेल में जब हम बात करते हैं तो एनिमल के सेल में फारो बनती है। क्या बनती है? फारो बनती है। मैं आप लोगों को एक स्लाइड लेके बताता हूं, खाली स्लाइड रिमूव कर दे यार। हाँ, यहीं पे मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। जब मैं एनिमल सेल की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? मान लो कोई सेल है, आपको दिया गया है, कैरियोकाइनेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई साहब यहाँ पे एक न्यूक्लियस बन गया है, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस बन गया है, ठीक है, और यहाँ पे इसका क्रोमोसोम है। अभी मान लो क्रोमोसोम इस तरह से नहीं बना, मतलब पहली बात, इस तरह से हम लोग क्रोमोसोम को नहीं दिखाएंगे, ठीक। इस तरह से हम लोग क्रोमोसोम को इसमें नहीं दिखाएंगे। मान लो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से है, ठीक है, क्रोमोसोम इसमें कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इसमें भी कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब कहानी ये है कि भाई साहब आपने न्यूक्लियस का डिवीजन तो कर लिया, जब आप बात करोगे साइटोप्लाज्म डिवीजन की, किसकी बात करोगे? साइटोप्लाज्म डिवीजन की। आप देख रहे हो एनिमल सेल में, किसमें देख रहे हो? आप बात कर रहे हो एनिमल सेल की। जब आप एनिमल सेल की बात कर रहे हो तो इसमें किस तरह से साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, इसमें किस तरह से साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बीच में फारो बनती है और फारो दोनों तरफ जाती है। इसके बीच में फारो बनता है, मतलब 2 केंद्रक के बीच में, 2 न्यूक्लियस के बीच में फारो बनता है। फारो का मतलब है जो पार्टीशियन करा दे, ठीक है। फारो का मतलब होता है पार्टीशियन, जो दोनों साइड चलता है, यानी कि ये इस साइड से जाएगा उस तरफ जाएगा, मतलब उस वाली दीवार, मतलब इसको क्या बोलते हो, सेल मेम्ब्रेन से, यहाँ सेल मेम्ब्रेन से टच करेगा और इधर वाला तीर इधर वाले सेल मेम्ब्रेन से टच करेगा, मतलब फारो बन रहा है। फारो बोलो तो दोनों तरफ जाएगा और डिवाइड कर देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इनके बीच में फारो फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? फारो फॉर्म होती है। और ये फारो जो होती है, ये फारो, ठीक है, फारो, ठीक, ये दोनों तरफ जाती है, ठीक। अंडरगो बोथ साइड, मूव टुवर्ड्स बोथ साइड, ऐसा लिखता हूं, मूव
टुवर्ड्स बोथ साइड, दोनों तरफ मूव करेगी ये फारो, ठीक। जब दोनों तरफ मूव करेगी, जब दोनों तरफ मूव करेगी तो फाइनली ये टच कर जाएगी, टच करेगी, किसको टच करेगी, टचेस साइटोप्लाज्म, सॉरी टचेस सेल मेम्ब्रेन, किसको, सेल मेम्ब्रेन को टच करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन को टच कर लिए, फारो टच कर लिए सेल मेम्ब्रेन को दोनों तरफ, तो फाइनली साइटोप्लाज्म गेट डिवाइडेड, साइटोप्लाज्म गेट डिवाइडेड, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा अंत में। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना। फारो बनी, बीच में दो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, दोनों के बीच में फारो बनी, फारो का मतलब है जो डिवाइड करे। फारो बना, दोनों तरफ जाएगा, दोनों तरफ डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, मूव टुवर्ड्स बोथ साइड। और फाइनली जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटो मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हो उसको टच करेगा, जब टच करेगा तो इसको डिवाइड कर देगा। भाई ऐसे टच कर जाएगा, पूरा पूरा टच कर जाएगा, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है, ओके। फाइनली क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा इसकी कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि भाई साहब एनिमल सेल में होता है, फारो डेवलप होती है, और ये जो फारो होती है ना, ये जो फारो होती है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। ग्रेजुअली इंक्रीज करने का मतलब धीरे धीरे दोनों तरफ बढ़ती है, जिससे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे, प्लांट सेल के लिए भी बात कर लेते हैं। ये तो कहानी थी एनिमल सेल में किस तरह से साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, फारो के डेवलप होने से डिवाइड करता है, और फारो क्या करता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करके बोथ साइड पर दोनों तरफ सेल मेम्ब्रेन से टच कर जाता है, तो डिवाइड हो जाती है साइटोप्लाज्म दो पार्ट में, ठीक। लेकिन जब हम बात करेंगे एनिमल सेल की, किसकी बात करेंगे, जब हम बात करेंगे एनिमल सेल की बात करेंगे, ठीक है, एक नोट और ऐड कर देता हूं, ठीक, हाँ। जब हम बात करते हैं एनिमल सेल की, किसकी बात करते हैं, एनिमल सेल की, सॉरी एनिमल सेल तो हो गया, प्लांट सेल की बात करते हैं, ठीक है, कि प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में देखिएगा जरा, इस तरह से सेल है, ठीक है, इनमें न्यूक्लियस है, इनमें इनका क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, कहानी ये होती है कि जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल पर सेल वॉल होती है कि नहीं। प्लांट सेल को एनवेलप करने के लिए क्या होता है, सेल वॉल होता है प्लांट सेल को एनवेलप करने के लिए, ठीक है, सेल वॉल होती है। तो भाई ऐसे डायरेक्ट फारो बनेगी, अगर डिवाइड करेगी तो डिवाइड थोड़े ना हो पाएगा, यही बीच में ऐसे डिवाइडेड तो रहेगा, बीच में ऐसे डिवाइडेड तो रहेगा, परंतु ये सेल पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें होता क्या है, इस सेल के बीच में सेल प्लेट बनता है, क्या बनता है, सेल प्लेट, ठीक। ये क्या है, इसको बोला जाता है सेल प्लेट। और ये जो सेल प्लेट होता है, इस सेल प्लेट को लैमेली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, लैमेली, लैमेली के नाम से जाना जाता है ये सेल प्लेट को। और यही सेल प्लेट इस दो न्यूक्लियस को डिवाइड, मतलब इस दोनों साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। देखो दोनों न्यूक्लियस के बीच में बना सेल प्लेट, ठीक है। प्लांट सेल में ऐसा सेल प्लेट क्यों बनता है, क्योंकि भाई साहब अगर सेल प्लेट नहीं बनेगा तो सेल वॉल है, सेल वॉल को डिवाइड नहीं कर पाएगा। भाई सेल के बाहर तो क्या है, एनवलप है सेल वॉल का, उसको भी डिवाइड होना है। अगर सेल वॉल रहेगी तुम डायरेक्ट फारो से उसको डिवाइड करना चाहोगे, फारो बनेगा, बीच में तो डिवाइड रहेगा, लेकिन वो जुड़ा ही रहेगा कि नहीं जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा ना। अगर उसको डिवाइड करना है कंप्लीटली तो इसके बीच में सेल प्लेट बनाना पड़ता है, सेल प्लेट बनती है जिसको लैमेली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, लैमेली के नाम से जाना जाता है। तो कहानी इसकी क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्लांट सेल में जब हम बात करते हैं, किसमें बात करते हैं, प्लांट सेल में सेल साइटोकाइनेसिस किसके थ्रू होता है, डिफरेंट मैकेनिज्म से होता है, क्योंकि प्लांट के पास सेल वॉल होती है,
प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और दोनों न्यूक्लियस के बीच में, दोनों केंद्रकों के बीच में फॉर्म होती है सेल प्लेट। क्या फॉर्म होती है? सेल प्लेट फॉर्म होती है और इस सेल प्लेट को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? मिडिल लैमेली। क्या नाम दिया जाता है? मिडिल लैमेली नाम दिया जाता है। ठीक है, मैंने मिडिल लैमेली वहां पे नहीं लिखा था, क्या लिखा होंगे यार? हाँ, इसको बोला जाता है मिडिल लैमेली। क्या बोला जाता है? मिडिल लैमेली बोला जाता है। ठीक, मिडिल लैमेली फॉर्म होती है जिसको सेल प्लेट आप बोलते हो। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिएगा, मिडिल लैमेली बोला जाता है और ये फाइनली क्या कर देता है? मिडिल लैमेली फाइनली साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में सेपरेट कर देता है। फाइनली ये साइटोप्लाज्म को क्या करता है? दो पार्ट में सेपरेट कर देता है। ठीक, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर दीजिए। मैंने किस तरह से साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में होता है, किस तरह से प्लांट सेल में होता है, दोनों बातें मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ूं? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस करके तुमने कर ही क्या लिया? कहते नहीं, तुमने ये करके क्या उखाड़ लिया, इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। माइटोसिस करके हमने क्या उखाड़ा, इसकी अगर हम बात करेंगे तो सिंपली जब भी मतलब इसके सिंपली सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, मतलब जो हम लोग जानते हैं हमेशा से, जो हमारी समझ में आसानी से आ जाए। सिंपल भाषा में अगर बात करें इनके सिग्निफिकेंस की, तो क्या होता है कि ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ होता है। माना कि कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पहले तो डेवलप होगा कहां से? सिंगल सेल से ही तो डेवलप होता है। ठीक है, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक, तो उसमें सेल का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होना चाहिए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल ग्रोथ होना चाहिए। ठीक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होना चाहिए? सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ, और जिससे ग्रोथ हो करके मतलब माइटोसिस हो करके ग्रोथ हो करके सेल नंबर इंक्रीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल नंबर इंक्रीज होना चाहिए, कोशिकाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। भाई देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, डेवलप होते हैं एक ही सेल से। अब अगर मल्टी सेलुलर है तो उसकी सेल्स डिवाइड कर, उसकी सेल जो होगी एक सेल, वो डिवाइड कर करके बहुत सारी सेल्स को बना लेगी, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बना देगा। अगर ऐसा नहीं होगा माइटोसिस, तो कहां से भाई यूनिसेलुलर रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? मल्टी सेलुलर बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो मल्टी सेलुलर होने के लिए सेल ग्रोथ होना अनिवार्य है, जिससे सेल का नंबर इंक्रीज हो सके। अच्छा, कहानी ये भी होती है कि माइटोसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन को भी समझा जा सकता है। हाँ भाई, अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जनरली हम यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर माइटोसिस हो रहा है तो माइटोसिस इसका रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। अगर माइटोसिस के थ्रू सेल डिवाइड कर रही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जनरली हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में माइटोसिस होना एक रिप्रोडक्शन होता है। किसको शो करेगा? रिप्रोडक्शन को शो करता है। हाँ, इसके बाद हम लोग बात करते हैं हीलिंग की। हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अगर हमें चोट लग जाए, घाव बन जाए, माइटोसिस नहीं होगा, सेल ग्रोथ नहीं होगा, सेल का नंबर नहीं इंक्रीज करेगा, तो जो हमें घाव लगता है, इंजरी हो जाती है, तो क्या वहां पे सेल पुनः बन सकती हैं क्या? फिर से बन सकती हैं क्या? नहीं भाई। तो इसके लिए माइटोसिस होना जरूरी है कि नहीं है? माइटोसिस होगा तो सेल नंबर इंक्रीज करेगा, जो घाव भरा है, मतलब जो घाव बना है, इंजरी हुई है, उसको वो भर देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना। क्या करेगा? ये हील करेगा। किसको हील करेगा? हेल्स इंजरी। जहां पे इंजरी हुई है, घाव हुआ है, वहां उसको हील कर देगा, भर देगा। अगर नहीं भरेगा तो भाई कैसे नहीं भरेगा? भरता है कि नहीं भरता है? चोट लगती है, घाव बन जाता है, तो भरता है कि नहीं? वहां पे सेल नंबर इंक्रीज हुआ कि माइटोसिस के थ्रू कि नहीं हुआ? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? ले लो भाई, नोट डाउन करना चाहते हो?
हाँ कर लो, ठीक है, आगे बढ़ू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग माइटोसिस को डन कर चुके हैं, हम लोगों ने माइटोसिस को डन कर दिया, बिल्कुल कंप्लीटली डन किया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है लेक्चर तो पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक। पिछले लेक्चर में कैरियोकाइनेसिस किस तरह से होता है माइटोसिस, उसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है। आज हमने साइटोकाइनेसिस को समझा और माइटोसिस के सिग्निफिकेंस को समझा है, ठीक है। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मियोसिस की, ठीक। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? मियोसिस की चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम मियोसिस की बात करें, मियोसिस जो होता है ना एक टाइप का रिडक्शनल डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करने के लिए। मियोसिस क्यों होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करने के लिए। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों हाफ होना चाहिए किसी सेल में? क्योंकि अगर कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म है तो वो तो गैमीट बनाएगा, और गैमीट बनाने के लिए उसको अपने सेल्स के नंबर को, क्रोमोसोम्स के नंबर को इंक्रीज मतलब सॉरी हाफ करना पड़ेगा, है ना। मान लो जैसे हम लोग क्या है 2n डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि हमारे सेल में किसी भी सेल की बात करो वहां पे क्रोमोसोम का नंबर कंप्लीट है 46 से 46 है ना। अगर हमें गैमीट बनाना है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो गैमीट बनाने के लिए हमारे सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होने चाहिए, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करता कौन है? मियोसिस। कौन करता है? मियोसिस करता है। तो कहानी है कि मियोसिस की जब तुम बात करोगे, मियोसिस अकर्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि गैमीट फॉर्म करना है। क्या करना है? गैमीट फॉर्मेशन करना है। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस यानी कि लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उनमें युग्मक बनना होता है, गैमीट बनना होता है। तो गैमीट को बनाने के लिए उनमें गुणसूत्रों की संख्या को आधी करनी पड़ती है। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, यानी कि मियोसिस के थ्रू क्रोमोसोम्स के नंबर को हाफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको फॉर्मेशन ऑफ गैमीट करना है। कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। ध्यान दीजिएगा, मियोसिस सिर्फ एक बार नहीं होता है, मियोसिस होता है 2 बार। कितनी बार होता है? मियोसिस होता है 2 बार। एक बार होता है मियोसिस फर्स्ट, एक बार होता है मियोसिस फर्स्ट, और दूसरी बार होता है मियोसिस, दूसरी बार होता है मियोसिस सेकेंड, दूसरी बार होता है मियोसिस सेकेंड होती है। अब ध्यान दीजिएगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड ऐसा क्यों हो रहा है भाई, है ना। देखो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मियोसिस 1 तो हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करने के लिए, ठीक, वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। और मियोसिस 2 क्यों होगा? अब क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करना है? नहीं। क्यों? मियोसिस 1 में हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को किसी सेल में हाफ कर दिया। मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ किया जाता है, ठीक है ना। मियोसिस 1 में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को तो तुम्हें हाफ करना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को तो आपको हाफ करना है, ठीक है। अरे यार ढंग से बन जा, क्रोमोसोम्स को आपको हाफ करना है। एक बार हाफ हो गया, ठीक, तो मियोसिस 2 करने की क्या जरूरत है? माना कि किसी सेल में 2n था, अब ये सेल 2n बोले तो डिप्लॉइड से मियोसिस 1 करके, मियोसिस 1 करके ये सेल n में जा रही, बोले तो हेप्लॉइड में जा रहा है, ठीक। किस में जा रहा है? n में, हेप्लॉइड में जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए। अब क्यों मियोसिस 2 तुम्हें कराने की जरूरत है भाई? ये गैमीट तो बना लेगा ना, मियोसिस 2 क्यों कराने की जरूरत होती है? ध्यान दीजिएगा, मियोसिस 2 जो कराया जाता है ये सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने के लिए। किसके लिए? नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए मियोसिस 2 हमें कराना पड़ता है। इसलिए बात होती है कि जब हम मियोसिस को पढ़ते हैं तो मियोसिस 2 पार्ट में होता है। एक होता है मियोसिस 2, सॉरी, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस
मियोसिस 1 और मियोसिस 2, यानी कि 2 बार हमको इसको कराना पड़ता है। एक बार में तो तुम गुणसूत्र की संख्या को, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर दोगे और दूसरी बार में आप नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर दोगे। ठीक है ना कहानी। और मियोसिस होता क्यों है? क्योंकि अगर कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म है, लैंगिक जनन करने वाला जीव है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें गैमीट बनना चाहिए और गैमीट को फॉर्म करने के लिए हमें उसके सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करना पड़ेगा, है ना। नोट डाउन करोगे इसको? कर लीजिए, तो मैं बताता हूं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है ना, ये प्रोसेस कैसे होता है। मियोसिस 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, मियोसिस 2 होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए इसके आगे हम बात कर रहे हैं। ये कहां से आ गया, मैं कहां पे था? तुम तो डिलीट हो जाओ, तुम भी डिलीट हो जाओ, क्योंकि तुमको मैंने बता दिया। ठीक है, ओके। चलिए, हमने आपको समझा दिया, वहां तक तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, उसकी अब कोई जरूरत भी नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम आगे चर्चा करेंगे कि ये मियोसिस हो कैसे रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपने सेल साइकिल पढ़ा, ठीक है, ढंग से बन जा यार। थोड़ा पानी पी लेता हूं यार, गला सूखा सूखा लग रहा है। 1 मिनट टाइम दीजिएगा, थोड़ा पानी पीता हूं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग मियोसिस की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? मियोसिस के बेसिक फीचर को मैंने आपको बता दिया। और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होने के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होने के लिए क्या होना चाहिए। माना कि हमें पहले हमें सेल साइकिल बता देता हूं। ठीक है, सेल साइकिल जब आपने पढ़ा था तो G1 होता है, यस होता है, G2 होता है। ये G1 है, ये यस है, ये G2 है। ठीक है, और ये यम फेज होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जब हम यम फेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यम फेज की बात करते हैं, तो यम फेज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। क्यों 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है? क्योंकि इसको कराना है 2 बार मियोसिस। कितनी बार कराना है? 2 बार मियोसिस कराना है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 बार मियोसिस जब होगा तो बीच वाली अवस्था को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोला जाता है इसको? मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूं। पहली बात तो तू जा निकल। तो एक तो दिमाग मेरा खराब कर रहा है, तो एक तो ढंग का बना नहीं, दूसरे नौटंकी कर रहा है। हाँ, अब ठीक बन रहा है। ठीक है, ये है G1, ये है G2, ये है यस, ये है G2 और ये है यम फेज। क्या है ये? यम फेज। यम फेज 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। यम फेज 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इधर होता है यम1, इधर होता है यम2। मियोसिस के लिए मैं बात कर रहा हूं। किसके लिए बात कर रहा हूं? मियोसिस के लिए मैं बात कर रहा हूं। और बीच में आती है इंटरकाइनेसिस। बीच में होता है इंटरकाइनेसिस होता है। ठीक है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो है सेल साइकिल। क्या है ये? सेल साइकिल है। सेल साइकिल जैसे आपने माइटोसिस के लिए पढ़ा था, जैसे आपने माइटोसिस के लिए सेल साइकिल पढ़ा था, वैसे ही मियोसिस के लिए भी सेल साइकिल होता है। ठीक है ना, G1 या G2, यानी कि इन सारी चीजों में कोई डबल होता है, कोई क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। डबल क्या होता है? डीएनए डबल होता है ना, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है इस पेज में। तो ये सारी प्रक्रियाएं होंगी मियोसिस के लिए भी। लेकिन 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 मियोसिस के लिए आपको मियोसिस 2 बार हो रही है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। डीएनए का जब डबल होना होता है तो मियोसिस 1 से पहले
मियोसिस 1 से पहले डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है डीएनए का अमाउंट। लेकिन जब मियोसिस 1 हो जाता है, ये प्रक्रियाएं तो होंगी G1 और G2, लेकिन यह प्रक्रिया मियोसिस 2 में नहीं होगी। ठीक है ना। जब आप बात करोगे मियोसिस 1 की, किसकी बात करोगे? मियोसिस 1 की बात करोगे। ठीक, मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 होने से पहले, जब आप मियोसिस 1 की बात करोगे, मियोसिस 1 होने से पहले, ध्यान दीजिएगा, मियोसिस 1 होने से पहले, बिफोर मियोसिस 1, M1 लिख दे रहा हूं, बिफोर मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस 1 होने से पहले, ध्यान दीजिएगा, डीएनए गेट डबल बाय द सेल साइकिल, डीएनए अमाउंट गेट डबल, या फिर डायरेक्ट लिखता हूं मैं ऐसे, अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल, या ऐसा लिख देता हूं, बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। अरे यार, सिंथेसिस के थ्रू यस फेज में इसका डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मियोसिस 1 होने से पहले जो सेल साइकिल था, सेल साइकिल में यस फेज आ रही थी, यस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। परंतु जब आप मियोसिस 2 की बात करोगे, मियोसिस 2 की बात करोगे, उससे पहले होगा इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 2 की बात करोगे, इससे पहले क्या आ रहा है? इंटरकाइनेसिस आ रहा है। और ध्यान दीजिएगा, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस में सिर्फ G1 और G2 फेजेज आते हैं, यस फेज नहीं आता है। यस फेज इसमें नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, यस फेज डज नॉट सीन, इसमें यस फेज नहीं आएगा, ध्यान देना। अगर यस फेज नहीं आएगा तो डीएनए का अमाउंट फिर से डबल नहीं होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? एक बार डीएनए का अमाउंट डबल हो गया था, यानी कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल में 46 के 46 हो गए थे। ठीक है ना, 46 क्रोमोसोम थे तो 46 थे, हो गए थे। मियोसिस 1 होने पर, मियोसिस का मतलब ही होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देना। तो मियोसिस 1 जैसे ही हुआ, मियोसिस 1 जैसे ही हुआ, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसके पहले आफ्टर मियोसिस, ताकि प्रॉपर वे में आप लोगों को समझ में आए, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? रिड्यूस्ड हो जाएंगे, हाफ हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। पर जब आप मियोसिस 2 की बात करोगे, उससे पहले आपको होकर गुजरना पड़ेगा, कहां से? आपको गुजरना पड़ेगा इंटरकाइनेसिस से। कहां से होकर गुजरना पड़ेगा? इंटरकाइनेसिस से होकर गुजरना पड़ेगा। और इंटरकाइनेसिस में ध्यान दीजिएगा, इंटरकाइनेसिस में सिर्फ G1 और G2 फेज ही आते हैं, यस फेज नहीं आएगा। इंटरकाइनेसिस में सिर्फ G1 और G2 आएंगे, यस फेज नहीं आएगा। इसीलिए इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए का अमाउंट डबल नहीं होता है। ठीक है, डीएनए अमाउंट डज नॉट इंक्रीजेज, डीएनए अमाउंट नॉट गेट डबल, नॉट गेट डबल बिकॉज डीएनए रिप्लिकेशन नॉट अक्कर। डीएनए का अमाउंट अब डबल नहीं होगा। डीएनए रिप्लिकेशन डज नॉट अक्कर।
डीएनए का रिप्लिकेशन अब नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं हुआ तो डीएनए का अमाउंट भी नहीं बढ़ेगा। डीएनए का अगर रिप्लिकेशन नहीं हुआ तो डीएनए का अमाउंट नहीं बढ़ेगा। अब हाफ है क्रोमोसोम का नंबर, तो हाफ ही रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ ही रहेंगे। फिर मियोसिस 2 कराने की जरूरत ही क्यों है? बताया ना मैंने, मियोसिस 2 कराने के लिए इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना है। क्या करना है? नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना है। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ओके। ओके चलिए, इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं, पहले नंबर पे हम बात करेंगे मियोसिस 1 की। किसकी बात करेंगे? मियोसिस 1 की हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे हम लोग बात करेंगे मियोसिस 1। आप लोग हैशटैग हेडिंग लगाइएगा, मियोसिस 1, मियोसिस फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो जो सेल साइकिल उसमें यस फेज में डीएनए के अमाउंट डबल होना था, हो चुका। अब क्या करना है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कराना है मियोसिस के थ्रू, मियोसिस 1 के थ्रू। तो मियोसिस 1 जो होता है ना, एक रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस 1। ठीक, रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस 1। एक बार चेक करता हूं आप लोगों को विजुअल तो है कि नहीं। फैन चल रहा है ना तो इसीलिए हिल रहा है फोन। ओके, हाँ, रिडक्शनल डिवीजन की जब हम बात करते हैं, मियोसिस 1 की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मियोसिस 1 में होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, मियोसिस 1 की जब हम बात करते हैं तो मियोसिस 1 में कोई सेल है जो कि 2n में है, डिप्लॉइड है। ठीक है, जो कि क्या है? डिप्लॉइड है, 2n में है। इससे हमें अगर गैमीट बनाना है तो पहले आपको करना पड़ेगा मियोसिस 1। क्या करना पड़ेगा? मियोसिस 1 करना पड़ेगा। और मियोसिस 1 करा के आप इस सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर दोगे तो ये हो जाएगा हेप्लॉइड। क्या हो जाएगा? हेप्लॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हेप्लॉइड हो जाता है। अब जब ये हेप्लॉइड हो गया, तो अभी तो इसके हमें क्या करना है? नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना है। मान लो एक सेल ये बनी थी, एक सेल ये भी है, अभी हेप्लॉइड में है। ठीक है, अरे यार बार बार गड़बड़ क्यों हो रहा है? हेप्लॉइड में ये भी है। ठीक, अब क्या करना है? नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हमें मियोसिस करना है। क्या करना है? मियोसिस करना है। ध्यान दीजिएगा, जब हम नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए मियोसिस कराएंगे, और ध्यान दीजिएगा ये जो मियोसिस 2 हम लोग कराने जा रहे हैं, ये होता है लाइक माइटोसिस। मियोसिस 2 कैसे होता है? लाइक माइटोसिस होता है। ये माइटोसिस के जैसे होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 तो रिडक्शनल डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर देगा और तुम्हें सेल्स के नंबर को बढ़ाना है जैसे माइटोसिस में करते थे। तो मियोसिस 2 होता है, एक और मियोसिस होता है मियोसिस 2। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। मियोसिस 2 किसके जैसे होता है? माइटोसिस के जैसे होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो, तो मैं आगे बढ़ता हूं, इस मियोसिस फर्स्ट को और डिटेल में समझाता हूं। ठीक है ना, ये तो बेसिक बातें थी, ये बेसिक बातें हैं, अभी कंसेप्ट है इस पे। ठीक, कंसेप्ट की बात करते हैं हम लोग। बात ही कर रहे हैं किसकी? मियोसिस 1 की। जब हम मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं तो मियोसिस 1 इसके भी जैसे उसमें माइटोसिस में आपने पढ़ा था कई सारे फेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मियोसिस के भी फेजेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, जब मियोसिस को तुम पढ़ते हो, मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, इसको जब आप पढ़ते हो, ठीक है ना, मियोसिस 1 पढ़ते हो तो इसके भी 4 फेजेज होते हैं।
इसके भी कितने फेजेज होते हैं? 4 फेजेज होते हैं। और ये जो 4 फेजेज हैं इनके नाम क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। इनका नाम है प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, और क्या है सेकंड नाम है प्रोफेज 1, सेकंड नाम है मेटाफेज 1, सेकंड नाम है मेटाफेज 1, और थर्ड नाम है एनाफेज 1, और फोर्थ नाम है टीलोफेज 1। क्या क्या है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। जब हम बात करेंगे किसकी? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की, जब हम मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट फेज होता है। ये क्या होता है? लार्जेस्ट फेज होता है, और ये फिर से कई सारे सब फेजेज में डिवाइडेड होता है। ये फिर से कई सारे सब फेजेज में डिवाइडेड होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसके सब फेजेज की बात करते हैं, अगर हम प्रोफेज के सब फेजेज की बात करें, ये लार्जेस्ट फेज है तो ये सब फेजेज बनाता है। ठीक है, तो सब फेजेज हैं इसके। ए नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। बी नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे जाइगोटीन, सी नंबर पे हम लोग बात करेंगे पैकिटीन, डी नंबर पे हम लोग बात करेंगे डिप्लोटीन, और ई नंबर पे हम लोग बात करेंगे डायाकाइनेसिस। ठीक है, डी नंबर पे हम लोग बात करेंगे डायाकाइनेसिस। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई? जब आप बात करोगे मियोसिस 1 की, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन की बात करोगे, तो भाई ये भी 4 फेजेस से होकर गुजरेगा। प्रोफेज, मेटाफेज 1 फेज, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो मियोसिस 1 की बात कर रहे हो तो लिखोगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और जब तुम प्रोफेज 1 की बात करोगे, प्रोफेज 1 लार्जेस्ट फेज होता है, सबसे बड़ा फेज होता है। क्यों? क्योंकि ये 5 सब फेजेज में डिवाइडेड होता है। अब 5 सब फेजेज इसके कौन कौन से हैं? लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन है, डिप्लोटीन है, डायाकाइनेसिस है। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आपका वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, मैं यहीं पे मतलब इसको स्टॉप करता हूं, क्योंकि आपका वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग देखने में बहुत शर्माते हो, है कि नहीं? है ना, कंजूसी करते हो अपने पढ़ाई करने में, होता है कि नहीं होता है? अभी मैं 20-25 मिनट का वीडियो बनाऊं, 10 मिनट का वीडियो बनाऊं, हाँ बहुत खुश रहोगे, सभी लोग देखोगे। थोड़ा सा लंबा होता है तो बस धराशायी हो जाते हो, होता है कि नहीं होता है ना? तो यहीं पे मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोफेज 1 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग सारे सब फेजेज की बात करेंगे। किसकी किसकी? लेप्टोटीन 1, अब 1 मत लिखो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। इन सारी बातों को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।